मार्शल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन कराया था। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF निकालना बताया था। आज आपको जो पहला क्वेश्चन कराया उसके आगे का प्रश्न कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां उसने दिया है कि q कोई पूर्णांक है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आपको करना है। इससे पहले हमने आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया था, आपको परिचय थोड़ा दिया था। ठीक है, संख्याओं के बारे में बताया था और पहला क्वेश्चन लेक्चर, इससे पहले जो लेक्चर है वो हमने लेक्चर 1 में आपको दिया था। लेक्चर दूसरा है ये, इसमें आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, इसको करेंगे। तो उसने देखो जो कहा है, उसने कहा कि धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, तो कोई ना कोई आपको धनात्मक विषम पूर्णांक लेना पड़ेगा। ठीक है ना। इसका जो सोल्यूशन है उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि माना स्मॉल a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। स्मॉल a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, माना स्मॉल a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देखिए, आपने a तो कोई मान लिया कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, लेकिन यहाँ देखिए जो b का मान है, यहाँ लॉजिक देखिए क्या है, यहाँ 6q आ रहा है +1, 6q + 3, 6q + 5, 6q आ रहा है। और जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है वो ये होती है a = vq और प्लस में क्या होता है r। a = vq + r। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आपके पास b बराबर कितना है, यहाँ b बराबर होगा 6। ठीक है, b बराबर कितना होगा 6। अतः r का मान 6 से छोटा होगा। अगर v का मान 6 है तो r का मान जो शेषफल होगा, शेषफल, ठीक है, शेषफल हमेशा कितना आएगा, शेषफल हमेशा 6 से छोटा ही आएगा। ठीक है। अतः अब देखिए, अतः r बराबर कितना रहेगा, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है ना, यही 6 केस बनेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। यही r शेषफल अधिकतम हो सकता है। जब b का मान अगर 6 आ गया तो शेषफल 6 से छोटा होगा। अगर b का मान 10 होता तो शेषफल 10 से छोटा आता। ठीक है, शेषफल कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें केस फर्स्ट। ठीक है ना, पहले केस में क्या करेंगे, केस फर्स्ट में आप देखिए, केस फर्स्ट में r = 0, r = 0। आप देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ऐसा लिख दो, यहां पे पहले ये कर दो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, a = bq + r है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो यहां से आपके पास कंडीशन फर्स्ट है, केस फर्स्ट। पहले केस में क्या है, r = 0। अगर हमारा शेषफल 0 है, ठीक है, r = 0, तब आप देखिएगा यूक्लिड विभाजन से a बराबर क्या रहेगा, a बराबर b का मान तो हमारे पास कितना है, 6 है, और क्या रहेगा q और प्लस r का मान कितना, 0। यहां से आप देखिएगा, यहां से a बराबर कितना आ जाएगा, 6q आ जाएगा। और 6q हमारा देखिए 2 से, 6q 2 से विभाज्य है। देखिए 6q हमारा किससे विभाज्य है, 2 से। अगर ये 2 से विभाज्य है तो संख्या कैसी हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी, सम संख्या। a का मान आ गया 6q, इसको समीकरण डाल देना 1। ठीक है ना। अब देखिए केस सेकंड में क्या करेंगे, केस सेकंड में आपके पास r का मान कितना है, 1। केस सेकंड में r का मान कितना है, 1। देखिए r का मान 1 लीजिए, शेषफल कितना ले लो, 1। उठा करके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मान रखिए तो आएगा a बराबर
6q और प्लस में r का मान कितना 1। यहाँ देखिए 6q जो है वो भी आपने क्या लिखा, सम है। जो 6q है वो सम है, और जो 1 होता है 1 कैसी संख्या है, विषम। 1 कैसा है, विषम। सम और विषम को आप ऐड करेंगे तो हमेशा कैसी संख्या मिलेगी, विषम मिलेगी। इसका मतलब जो हमारा a बराबर 6q प्लस 1 है वो कैसी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, विषम। देखिए समझाते सम और विषम कैसे। जैसे आपने एक संख्या सम ले ली 2 और विषम ले ली 5। 5 और 2 जोड़ी कितना आएगा 7। तो यहाँ आपने सम ली और यहाँ पर आपने कौन सी संख्या ली, विषम। और दोनों का जब ऐड किया, दोनों को जोड़ दिया तो कौन सी संख्या मिली, ये भी हमारे पास कैसी है, विषम संख्या मिल गई। तो जब भी सम और विषम को जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगी। तो यहाँ पे वही आया कि ये सम संख्या है 6q और 1 हमारा कैसा है, विषम। तो सम और विषम को जोड़ेंगे तो विषम मिलेगा। इसका मतलब a बराबर 6q प्लस 1 कैसी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। ठीक है ना, कैसी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या। समीकरण 2। ठीक है ना। अब देखिए केस थर्ड में देखो क्या है, केस थर्ड में, केस थर्ड हमारे पास है r बराबर 2। केस थर्ड में हमारे पास क्या है, r बराबर 2। देखिए r बराबर कितना है बेटा, 2 है। ठीक है ना, r बराबर 2। अब उठाकर कैलकुलेट विभाजन प्रमेय में लगा दीजिए मान। तो a बराबर 6, v का मान तो 6 इंटू में q और प्लस r का मान कितना है 2। देखिए ये दोनों, इन दोनों में हमारे पास दोनों में 2 कॉमन है। यहाँ क्या बचा, 2 3 6 और 2 एकम 2। तो देखिए ये हमारी संख्या किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ठीक है ना। या ऐसा करो, इस लाइन को मत लिखो, आपको यही दिख रहा है कि 2 से विभाज्य है तो आप लिख दीजिए यहीं पे 2 से विभाज्य है। अगर ये संख्या 2 से विभाज्य है तो जो संख्या होगी वो कैसे होगी, वो संख्या हो जाएगी सम। और इसको डाल दो समीकरण 3। ठीक है। अब केस 4 देखिए, चौथा केस क्या है, r बराबर 3 पर। r बराबर 3 रखिए यहाँ। तो यहाँ देखिए क्या आएगा, a बराबर 6q और प्लस में r का मान कितना है, r का मान हमारे पास 3 है। r का मान कितना है बेटा, 3। अब देखिए a बराबर हमारे पास 6q प्लस 3, देखो इतना तो आएगा ना, a बराबर 6q प्लस 3। अब देखिए इन दोनों में ये संख्या हमारे पास कैसी है, ये संख्या 6q जो है, 6q वो हमारे पास कैसी है, सम। तो यहाँ हमारे पास 2 से विभाज्य भी है, इससे भी पता कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि हमारे पास ये संख्या कैसी है, सम। देखो 6q 2 से कट रहा है और 2 तो 2 से कटता ही है, तो इसलिए हमारे पास दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगी, सम। और सम संख्या जोड़ देंगे तो सम संख्या आएंगी। ठीक है ना। यहाँ a बराबर 6q प्लस 3 है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास 6q है वो कैसी है, सम। और जो हमारे पास 3 है वो कैसी है, विषम है। 3 कैसी संख्या है, विषम। सम और विषम को आप जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कैसी संख्या मिलेगी, हमारे पास मिलेगी विषम संख्या। कैसी संख्या आएगी, विषम संख्या आ जाएगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब जो हमारे पास दी गई संख्या है a बराबर 6q प्लस 3 वो विषम संख्या होगी। ठीक है ना। केस 5, केस 5 में देखिए r बराबर, केस 5 क्या है, केस 5 r बराबर 4। r बराबर कितना लेंगे, 4। तो देखिए a बराबर 6q प्लस r का मान 4 हो तो 4 आएगा। और ये संख्या भी हमारी 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है तो भी ये सम है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि 6q 2 से विभाज्य है तो संख्या कैसे होगी, सम। और 4 हमारा है, जो 4 है 4 है, ठीक है ना, वो भी हमारा किससे विभाज्य है, 2 से, इसलिए भी सम। और सम मिलकर के क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसको भी आप डाल दीजिए, ये जो हमारे पास ये वाली संख्या, इसको डाल दो समीकरण नंबर 5। ठीक है ना। ये जो a बराबर bq प्लस जो समीकरण आई है। अब केस देखो 6, छठे केस में क्या है, r बराबर कितना होगा 5। तो a बराबर हमारा आएगा 6q। देखो r का मान 5 रखो यहाँ, तो 6, b का मान तो 6 है ही, तो 6q प्लस कितना हो जाएगा, 6q प्लस 5। अब देखो यहाँ हमारे पास सम संख्या है और ये वाली कैसी संख्या है, विषम। तो सम और विषम मिलकर के क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। ठीक है। और समीकरण कितने डाल दोगे, 6। ठीक है। देखिए हमने आपको पहले r का मान यहाँ 0 रखा, फिर r का मान 1 रखा, फिर r का मान हमने 2 रखा, फिर r का मान हमने 3 रखा, फिर 4 रखा और फिर
5 रखा। आप आर का मान 6 नहीं ले सकते हो, क्योंकि आर का मान 6 से कैसा होगा, मतलब 6 से छोटा होगा। बी का जो क्योंकि बी का मान कितना है, बी का मान मुझे दिया हुआ है 6। जब बी का मान 6 दिया है तो आप 6 से बड़ा मान आर का नहीं ले सकते हो, क्योंकि शेषफल हमेशा छोटा ही आएगा बी से, ठीक है ना। इसलिए हमारे पास एक कंडीशन 6 बनी। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का हो सकता है, विषम पूर्णांक। तो देखिए इसमें कौन कौन सा विषम आया हमारे पास। देखिए समीकरण 1 हमारे पास सम है, समीकरण 2 विषम है, समीकरण 3 सम है, समीकरण 4 विषम है, समीकरण 5 सम है, समीकरण 6 विषम है। तो आपको स्पष्ट हो रहा है समीकरण 1, 2, 3, 4, 5 व 6 से समीकरण 1, 2, 3, 4, 5, 6 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है, इस रूप का होता है। क्योंकि ये दोनों हमारे पास जो समीकरण 1 है वो 6q वो सम संख्या होगा, इसलिए वो सामने नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो बचे हैं 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, यही तो विषम है। यही मुझे दिखाना था कि जो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है वो हमारा 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, तब इसको रफ करते हैं फिर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, अगला देखिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आपको कराना है सारे। आपको क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है आपको दिया हुआ कि किसी परेड में, ये आपको एनसीईआरटी बुक से कराना है बेटा, सारे प्रश्न एनसीईआरटी बुक से हैं। ठीक है, ये देखो सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न आपको हैं सब एनसीईआरटी के ही हैं। इस बुक में आप प्रश्न को देखिएगा, ये प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न यही से हम बोर्ड पे नहीं लिखते हैं, इससे आपको ऐसे ही दिख जाए। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराता है। देखिए किसके पीछे मार्च करा रहा है, उसके बैंड के पीछे मार्च कराता है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या होगी, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। एक बार प्रश्न को फिर से देखिए, कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ अधिकतम, क्या लिखा हुआ है, अधिकतम। यही अधिकतम जब लिखा हुआ है, इस अधिकतम की जगह अगर हमारे पास अगर न्यूनतम होता तो इसका निकालते हम एलसीएम, लासा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ अधिकतम, अधिकतम होता महत्तम समावर्तक, इसे बोलते हैं HCF। तो अधिकतम ये की है, ये आपको ध्यान रखना है। पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं ध्यान देना, अधिकतम और न्यूनतम ध्यान देना है। अगर अधिकतम दिया तो HCF निकाल दो, अगर न्यूनतम दिया है तो LCM निकाल दो। तो इस प्रश्न में आप क्या निकालेंगे, इस प्रश्न में आप निकालेंगे HCF 616 और 32 का। आपको निकालना पड़ेगा 616 और 32 का HCF। ठीक है, देखो प्रश्न संख्या आपकी है ये तीसरा प्रश्न है। ठीक है, इसमें आपको निकालना पड़ेगा HCF 616, 32 का आपको HCF क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। 616 और 32 का HCF आपको निकालना है। ठीक है, कह रहे कि वो
टुकड़ी में इसमें आपको उन स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी, स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी, ठीक है ना। तो बाद में हम लिख देंगे जितना एस का एचसीएफ आएगा, लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर जितना आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने आपको लिखाया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो ये कह रहे हैं कि देखो ए बराबर जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस रूप की होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। तो इसमें देखिए 616 और 32 में, 616 और 32 में 616 बड़ा है और 32 छोटा है, ठीक है ना। जब ये बड़ा और ये छोटा है तब हम यूक्लिड विभाजन में लगाएंगे 616 और बराबर में लिख देंगे 32 को, बड़ा अंक पहले और छोटा वाला अंक आगे रहेगा, ठीक है। इसके गुणा में ये आएगा q, ठीक है, v का मान और इंटू क्यू प्लस आर, शेषफल जोड़ना पड़ेगा। तो आप पहले इस 32 को 616 को भाग कर दीजिए 32 से, 32 से 616 भाग करिए तो 32 से कम 32 रहेगा, 11 में से 2 जाएगा 9 और यहाँ बचेगा हमारे पास 5 में से 3 या 2, 29 बचा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ हमारे पास कितना है, 6 शेष उतार लिया मैंने, जो बचा हुआ है उसको उतार लिया नीचे, ठीक है ना। अब इससे भाग करिए तो यहाँ हमारा भाग जाएगा 8 का, ठीक है ना। देखो 3 9 27 और 9 दूनी 9 का देख लीजिए, पहले 9 का लगाए तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 के 27, 27 और 28, 9 का चला जाएगा, ठीक है। कितने का जाएगा? 9 का, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 के 27 और 1 28, ठीक है। 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 के 27 और 1 28, 16 में से 8 गया, 8 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा? 8। अब हमारे पास ये शेष बच गया 8, ठीक है ना। कितना शेष बचा? 8 गुणा कितने से होगी? 19 से, और शेष कितना बच गया? 8। अब की बार आप जो आपने भागफल है उसको नहीं उतारना है, जिससे आपने भाग दिया है, जिससे आपने भाग दिया है, जो ये जो हमारे पास ये कहलाता है भाज्य, ये कहलाता है भाज्य, और जिससे भाग करते हो वो कहलाता है भाजक। क्या कहलाएगा? भाजक। और जो आपने यहाँ लगाया है उसके वो कहलाता है भागफल। क्या कहलाएगा? भागफल। और ये कहलाएगा शेषफल। क्या कहलाएगा? शेषफल, ठीक है ना। तो यहाँ सूत्र भी बनता है आपके पास, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारे पास जो भागफल है वो कितना है? यह भागफल 19 है, वो क्यू का मान हो गया। जो हमारे पास शेषफल है, रिमाइंडर है, वो आर हो गया। कितना है हमारे पास? 8, ठीक है ना। और जो ए का मान है, ए का मान जिसको हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, बी का मान हमारे पास छोटा होगा और ए का मान बड़ा होगा। इसका मतलब ए का मान ये हो गया भाज्य। भाज्य कौन है? 16, और जो हमने जिससे भाग दिया वो भाजक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा हमारा? 32, ठीक है ना। भाजक क्या हो जाएगा? 32। अब देखिए यहाँ पर हम हमेशा ही भाजक को पहले नोट करेंगे और बाद में जो शेषफल बचा उसको आगे नोट कर देंगे सेकंड केस में, ठीक है ना। ये हमारे पास पहली स्थिति है, स्थिति, ठीक है, या केस फर्स्ट, फिर केस सेकंड, ठीक है। पहला केस, दूसरा केस। अब आप 8 से भाग करो किसको? 32 को। 8 चौक 32, शेषफल कितना मिला? 0, लेकिन भागफल कितना मिला? 4। गुणा में 4 और प्लस में शेषफल कितना? 0। जैसे ही आपको शेषफल 0 मिल जाए, जैसे ही आपको शेषफल 0 मिले, तो 0 से पहले आपने जिस संख्या से भाग, कोई नहीं दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए इसको रोकना पड़ा। यहाँ पे हम आपको समझा रहे थे कि जो यहाँ आपके पास जैसे ही अंतिम पद आपको 0 मिलेगा, जैसे ही अंतिम पद आपको, जैसे ही शेषफल 0 मिल जाए, शेषफल से पहले जो आपके पास जिस संख्या से आपने भाग दिया था, इसका मतलब कौन? भाजक। इससे पहले जब शेषफल मिले, जिस संख्या में शेषफल आपको जहां पर मिल जाए उससे पहले वाला जो संख्या भाजक होगी, जैसे ये है भाजक, यही आपका कहलाएगा HCF। मतलब आपके पास जो HCF होगा हो जाएगा 8,
HCF कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अतः आपके पास उसने कहा था कि कितनी पंक्ति और कितने, क्या बोला था उसने प्रश्न में ये कहा था कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या आपके पास 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो आपकी कट हो गई थी, यहाँ समझा रहे थे, थोड़ा सा कोई समस्या आ गई थी, इस वजह से कट हो गई थी, लेकिन उसको पूरा यहाँ तक आपको समझा दिया गया। ठीक है, ये प्रश्न आपका था तीसरा। इसके आगे प्रश्न आपको चौथा दिया है, और इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पहला और दूसरा प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखिए, प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न आपको दिखाते हैं बुक में। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरे प्रश्न में आपको बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, फिर से देखिए क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है आपको कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक स्मॉल m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये आपको दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, उसका वर्ग सदैव ही 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ये प्रश्न आपका है। चलिए इस प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।